आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री कक्षा 12 के सबसे पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट के बारे में, यूनिट सेल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें सॉलिड के बारे में समझ लेना है। जैसे पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं मैटर जो है ये फिजिकल बेसिस के आधार पर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। फिजिकल बेसिस के आधार पर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के बारे में हम पिछली कक्षा में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 में हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड का मतलब होता है ठोस और स्टेट का मतलब होता है अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था, ठोस किसे कहेंगे? ठोस का मतलब होता है जिसका आकार, आयतन निश्चित हो, उसे हम ठोस कहेंगे। ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का अंतर जान लेते हैं। किसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे और किसे एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। बहुत छोटा सा क्लू मैं आपको देता हूं, उसी के अनुसार आप जान जाएंगे, बिल्कुल निश्चित है जान जाएंगे कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे सॉलिड क्या होता है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। इसी पार्टिकल्स के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और पार्टिकल्स में हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे पार्टिकल्स का मतलब होता है आप आयन ले लीजिए, मॉलिक्यूल ले लेते हैं और आटम, चाहे परमाणु हो, अणु हो और आयन हो, इनके सब पे जो अरेंजमेंट की व्यवस्था होती है, जो इनका व्यवस्था क्रम होता है, इसी क्रम के आधार पर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल छोटा सी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों का निश्चित व्यवस्था क्रम क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। और एमॉर्फस सॉलिड का जो डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये दोनों में बहुत ही निश्चित अंतर होता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एमॉर्फस सॉलिड होता है। इसको समझने के लिए आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जो आयन्स होते हैं, यहाँ पर हम पार्टिकल्स की जगह पर आयन का प्रयोग कर सकते हैं, परमाणु का प्रयोग कर सकते हैं, अणु का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इसी के आधार पर, जैसे आयंस होते हैं प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह से एक धन आवेश के बाद में एक ऋण आवेश आएगा, ये निश्चित है। तो इसको हम कहेंगे रेगुलर अरेंजमेंट, धन और ऋण आयनों की संख्या बराबर है। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, या इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अगर एक लाइन आप माइनस की लेते हैं तो दूसरी लाइन प्लस की होगी, फिर तीसरी लाइन माइनस होगा, फिर चौथी लाइन प्लस की होगी। इस तरह से होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और जो रैंडम अरेंजमेंट होता है इसमें आयन का व्यवस्था क्रम निश्चित नहीं होता है। जैसे कभी प्लस है तो प्लस ही प्लस आ रहा है, बीच में एक माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया। इस तरह से जो आयन्स होंगे इनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। चाहे आप इर्रेगुलर अरेंजमेंट कहें या रैंडम अरेंजमेंट कहें, ये दोनों में अंतर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। वास्तविक ठोस होते हैं और ये ट्रू सॉलिड नहीं होते। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड काफ़ी मजबूत स्थिति में होते हैं, यानी स्ट्रांग होते हैं। ये भंगुर होते हैं, मतलब ये आराम से टूट फूट जाते हैं। इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। ये 3 डायमेंशनल और बाई डायमेंशनल होते हैं, यानी इनकी जो व्यवस्था क्रम होती है, इनकी संरचना होती है वो निश्चित होती है, और ये अनिश्चित व्यवस्था क्रम में होते हैं। इस तरह से हम बहुत शॉर्ट में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में अंतर समझ सकते हैं। अब सॉलिड बनते कैसे हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। हम एक क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल की जो संरचना होती है इस प्रकार से, इसको हम एक क्रिस्टल कहेंगे या क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, जालक, ठोस की जालक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग आपको 8 घन दिखाई पड़ रहे होंगे। ये इस एक घन को हम इसकी कहेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को यूनिट सेल कहेंगे। अब हम एक यूनिट सेल के बारे में समझेंगे। यूनिट सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ध्यान से देखेंगे और इसका खूब अभ्यास भी करेंगे। ये एक यूनिट सेल है, यानी क्रिस्टल ठोस की एक छोटी, सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है उसी को हम यूनिट सेल कहेंगे। यूनिट सेल में कुछ चीज़ें आपको पहले बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे एक यूनिट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको समझिए। अब ये इसमें कार्नर्स, इसको हम कहेंगे कार्नर। इसको कहेंगे एज। इसको कहेंगे फलक यानी फेस। ये इसका बॉडी सेंटर होगा।
इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप ध्यान से देखिए। जैसे कार्नर्स की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ कार्नर हो गए 8। एज कितने हो गए, नंबर ऑफ एज को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एज हो गए 12। फेस कितने होंगे, अब एज जब देखते हैं तो एज का जो सबसे बीच का भाग होगा इसको कहेंगे एज सेंटर। एज सेंटर यानी नंबर ऑफ एज सेंटर, बारह। फेस कितने हुए, नंबर ऑफ फेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गए। तो फेस सेंटर कितने होंगे, नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 फेस हैं तो 6 सेंटर हो जाएंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे बॉडी सेंटर कितना है, बॉडी सेंटर केवल एक होता है, किसी भी यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर होगा। फिर इसमें हम देखेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब है यहां से फेस सेंटर से गुजरकर जो 2 रेखाएं खींची जा सकती हो जो बॉडी सेंटर से होकर गुजरती हो, इसको हम कहेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे, 2। फिर फेस डायगोनल कितने होंगे, एक फेस में जितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायगोनल होते हैं तो फेस 6 है, 6 फेस होते हैं एक यूनिट सेल में, तो फेस डायगोनल हो जाएंगे 12। ये इतनी चीजें आपको यूनिट सेल के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में आप एक बार फिर से देखें कि कैसे एक यूनिट सेल के बारे में हम कुछ जानकारियां एक साथ रख सकते हैं। ये एक यूनिट सेल है जिसे हम एकक कोशिका या इकाई कोशिका कहते हैं। जो किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई होती है उसी को यूनिट सेल बोलते हैं या एकक कोशिका या इकाई सेल बोलते हैं। अब इसमें देखिए एक यूनिट सेल में ये जो चीजें दिख रही हैं ये कार्नर्स हैं, यानी एक यूनिट सेल में कितने कार्नर होंगे, 8। इसे हम कहेंगे कार्नर यानी कोने। और ये जो लाइनें हैं यानी जिसको हम किनारा कहते हैं इसको कहते हैं एज। एज का मतलब होता है कोर। जैसे आप किसी भी कमरे में बैठे हो, उस कमरे में आप देख सकते हैं ऊपर नीचे चारों तरफ उसको एक यूनिट सेल के बारे में समझेंगे तो वहाँ पर एज भी दिखेंगे, कार्नर भी दिखेंगे और फेस भी आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और इसको हम कहते हैं फेस।
इसे कहते हैं फेस। फेस को हिंदी में कहते हैं फलक। अब यहाँ पर देखिए कि एक यूनिट सेल में कार्नर कितने होते हैं। कार्नर्स होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्नर होंगे। एज कितने होंगे यानी कोर। कोर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 एज होंगे। और जो सबसे बीच का भाग होगा इसको कहते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर होते हैं एक होता है। यहां पर भी लिख देते हैं कार्नर की संख्या 8, एच की संख्या 12, फेस की संख्या 6, बॉडी सेंटर की संख्या 1। यानी फेस हो जाएगा आपका 6। बॉडी डायगोनल यहाँ से आप जब कोई रेखा खींचेंगे जो बॉडी सेंटर से होकर गुजरती हो, इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की संख्या 2 होगी। यानी ये जो रेखाएं हैं इसको कहेंगे बॉडी डायगोनल। विकर्ण इसको कहेंगे, इसकी संख्या 2 होगी। और फेस सेंटर, फेस सेंटर जो फेस का बीच का भाग होगा इसको कहेंगे। यानी फेस सेंटर हो जाएंगे 6। अगर फेस 6 है तो फेस सेंटर भी 6 होंगे। और फेस डायगोनल इसको कहते हैं फेस डायगोनल। इसकी संख्या हो जाएगी 12। एक फेस में 2 डायगोनल होंगे तो 6 फेस में 12 डायगोनल्स हो जाएंगे। इतनी चीजें आपको यूनिट सेल के बारे में ही ध्यान रखना है। कुछ चीजें मैं और बता दूं जो इसी जगह पर आप याद रखेंगे। कार्नर कंट्रीब्यूशन। कार्नर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कार्नर कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक कार्नर को ढकने के लिए हमें कितने यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें इस कोने को ढकना है तो यहाँ पर रखेंगे, इस साइड में रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, उसके ऊपर फिर एक रखेंगे। इस तरह से 8 यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी। यानी एक कोने जो है, एक कार्नर इसका 8 यूनिट सेल को टच करेगा। इस तरह से कार्नर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8। एक कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फिर इसके बाद एज कंट्रीब्यूशन। एज कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। यानी एक एच को ढकने के लिए हमें 4 यूनिट सेलों की जरूरत पड़ेगी। यानी 4 यूनिट सेल को ये टच करेगा। जो क्रिस्टल का फिगर बनाए होंगे उसमें आप देख सकते हैं कि एक एच 4 यूनिट सेलों को टच करता है। तो एज कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। और फेस कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। यानी एक फेस को ढकने के लिए केवल एक ही यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी जो इसको ढक देगा। इस तरह फेस कंट्रीब्यूशन 1/2, एच कंट्रीब्यूशन 1/4 और कार्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये इतनी चीज़ें आपको यूनिट सेल के बारे में जरूर ध्यान रखना है।
इसके आगे का वीडियो मैं कल या परसों में करूँ।